साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बहुत बड़ी अपडेट के विषय में जानेंगे कि भारत सरकार के द्वारा आज जो यूपीएस सिस्टम, यूपीएस स्कीम जो लाया गया है, आखिर वो क्या है, उसके मुख्य प्रावधान क्या हैं, एनपीएस और यूपीएस में अंतर क्या है। और जैसा देख रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक को यूपीएस का फायदा मिल सकता है या नहीं, ये सब बातों पर हम लोग जानकारी ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। इससे पहले थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं कि दिसंबर 2003 तक जो भी भारत के कर्मचारी थे, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हों या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत राज्य सरकार के कर्मचारी हों, सभी को ओपीएस सिस्टम के अंतर्गत ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन और रिटायरमेंट, ग्रेच्युटी, पीएफ, इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती थी। लेकिन जनवरी 2004 से उस समय के तत्कालीन सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने क्या किया, ओपीएस के जगह एनपीएस सिस्टम को, एनपीएस स्कीम को लागू किया। ये ओल्ड पेंशन स्कीम, ये नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस लागू किया गया। इसमें बहुत बड़ी अंतर भी है जिसको हम सभी जानते हैं। एनपीएस के तहत क्या किया गया, थोड़ा सा मूल अंतर जान लेते हैं दोनों में, कि ओपीएस को लाभ पेंशन स्कीम कहा गया, जबकि एनपीएस को योगदान पेंशन स्कीम कहा गया। खुद कर्मचारी इन्वेस्टमेंट करते थे, अपने करते हैं आज भी एनपीएस में, कि जो उनका बेसिक है, मूल वेतन है और डीए, दोनों का 10% कर्मचारी अपना अंशदान देते हैं, योगदान देते हैं। बाकी का 14% गवर्नमेंट इस पर क्या करती है, अपना योगदान देती है। ये पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है और उस हिसाब से शेयर मार्केट किस प्रकार से ग्रोथ करता है, उस आधार पर जो है क्या होता है, कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद कुछ राशि दी जाती है। यानी इस सम एश्योर्ड का 40% और रेस्ट जो 40% बच जाता है वो शेयर मार्केट में रन करते रहता है और उसके आधार पर जो ग्रोथ होता है तो बहुत छोटी सी राशि, बहुत कम राशि जो है वो एज ए पेंशन कर्मचारी को दी जाती है। अब है कि ये निश्चित नहीं है, ये शेयर मार्केट पर निर्भर करता है और इसलिए जनवरी 2004 से ही, जैसे ही ओपीएस को समाप्त किया गया, तब से ही एनपीएस के विरोध में स्वर उठने लगा कर्मचारियों के द्वारा पूरे राष्ट्र लेवल पर। कुछ वर्ष पहले ये एक चुनावी मुद्दा बन गया पूरे राष्ट्र स्तर पर कि ओपीएस लागू किया जाए। ओपीएस में जो भी प्रावधान था, सारे प्रावधानों को एक तरह से कहिए तो कतर दिया गया एनपीएस में। इसके बाद 1 अप्रैल 2023 को
टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के द्वारा नेताओं से, सभी स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज से, एम्प्लॉइज से, देश की जो आर्थिक स्थिति है उन सबों का से बात करके, उन सबों का अध्ययन करके एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी और सौंपने के बाद आज सरकार ने ओपीएस एनपीएस से हट करके यूपीएस स्कीम लाई है। एकीकृत पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस शॉर्ट में इसको कहते हैं। पहले हम लोग ओपीएस सिस्टम के अंतर्गत हमारे देश के कर्मचारी काम करते थे। इसके बाद आया एनपीएस और अब आ गया यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना। अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर यूपीएस के अंतर्गत मुख्य प्रावधान क्या किया गया है। तो देखिए, सबसे पहला जो जानकारी है वो हम लोग लेंगे कि यूपीएस जो है वह 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा, यानी अगले वित्तीय वर्ष से ये लागू किया जाएगा। अब है कि यूपीएस के अंतर्गत पेंशन की जो राशि मिलेगी कर्मचारियों को, वो मूल वेतन का 50%, जिस तरह से कि ओपीएस में भी ये प्रावधान था। अब ये मूल वेतन का 50% कैसे मिलेगा, इसके अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई है। तो रिटायरमेंट के ठीक पहले के 12 महीने के औसत बेसिक सैलरी का 50% और उसमें डीए का भी प्रावधान है, डियरनेस अलाउंस का भी प्रावधान है, महंगाई भत्ता का भी प्रावधान है। अब है कि इसके लिए एक शर्त है, सभी लोगों को 50% पेंशन की राशि नहीं मिलेगी। तो किन्हें मिलेगी? तो इसके लिए कर्मचारी को 25 वर्ष का सेवा देना होगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर 1 अप्रैल 2025 को अगर ये लागू होता है तो वैसे लोगों को 50% मिलेगा जो 1 अप्रैल 2050 के बाद सेवानिवृत्त होंगे, रिटायर्ड होंगे, और तब उन्हें ये फैसिलिटी मिलेगी। उन्हें मूल जो उनका वेतन है, बेसिक सैलरी जो है उसका 50% और प्लस डीए, इसके लिए ये शर्त रखा है। अब है कि जो लोग 25 वर्ष या उससे कम सेवा देंगे उनके लिए क्या होगा। तो 25 वर्ष से कम और कम से कम 10 वर्ष की सेवा देने पर इसी के अनुसार पेंशन राशि मिलेगी, यानी कि ये 50% से घट जाएगा, यानी कम पेंशन राशि उन्हें प्राप्त होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात इसमें कही गई है कि कम से कम 10,000 पेंशन मिलेगी, 10,000 से कम किसी को नहीं मिलेगा। और यहां पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि 10,000 से ज्यादा मिलेगा। कहिए कैसे? तो मान लीजिए कि 10,000 तो हो गया बेसिक सैलरी अगर 10,000 है, आज की ही डेट की बात किया जाए वर्तमान परिस्थिति में, तो जो डीए आपका अभी जैसे मान लीजिए 50% है, तो वो डीए भी तो मिलेगा। तो 10,000 का 50% डीए हो गया कितना? 5,000। तो कितना मिलेगा? 15,000 रुपया जो है वो मिलेगा कम से कम किसी कर्मचारी को।
चलिए और जो भी प्रावधान है देखते हैं। इसके बाद है कि दुखद मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन मिलेगा। ये फैमिली पेंशन जो जब कर्मचारी की मृत्यु होगी और उसका जो अंतिम मूल वेतन होगा, बेसिक पे होगा, उस बेसिक पे का 60% फैमिली पेंशन मिलेगा, यानी उनके आश्रितों को मिलेगा। सरकार का योगदान जो है, क्योंकि अब इस तरह से जो एनपीएस से अधिभार कहिए, खर्च कहिए, यूपीएस में अधिक होगा, तो इसका बोझ कहां से आएगा? क्या कर्मचारियों के अंशदान में भी परिवर्तन होगा क्या? नहीं। इस बोझ को सरकार पूरी तरह से उठाई है यूपीएस स्कीम के अंतर्गत, कि सरकार का जो योगदान अभी वर्तमान में 14% है, उसे बढ़ा करके 18.5%, 18.5% किया गया है। ये इसका एक मुख्य कहिए प्रावधान है। अब है कि 2004 के बाद जो कर्मचारी एनपीएस के तहत रिटायर्ड हुए हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये प्रावधान यूपीएस में किया गया है कि वे भी यूपीएस का लाभ ले सकते हैं। अब 2004 के बाद मान लीजिए 2010 में वो रिटायर कर गए और अभी मान लीजिए 10 में वो रिटायर कर गए, 2024 अभी है और चूंकि ये 2025 में लागू होगा, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद ये व्यक्ति जो एनपीएस में थे वो यूपीएस में आ जाएंगे और यूपीएस का लाभ ले सकते हैं। अब देखिए उनका क्या होगा, उनको एरियर भी जो बनेगा वो मिलेगा, और क्या, उनको ब्याज सहित मिलेगा, और ये जो इंटरेस्ट होगा, ये जो ब्याज होगा, ये इंटरेस्ट पीएफ का जो इंटरेस्ट होता है, जो पीएफ में इंटरेस्ट दिया जाता है, वो इंटरेस्ट इस एरियर पर जोड़ करके और उन कर्मचारी को दे होगा, यानी उनको ये मिलेगा। अब है कि एनपीएस वाले कर्मचारी भी यूपीएस को चुन सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन एक बार, ऐसा नहीं कि कभी हम एनपीएस से यूपीएस में चले गए फिर यूपीएस से एनपीएस में चले गए। क्योंकि एनपीएस से यूपीएस में कुछ प्रावधान अधिक किया गया है, एनपीएस का विरोध हो रहा था, सरकार उस विरोध को नहीं झेल पा रही थी, या कहिए वो बात मान ली है और कुछ एनपीएस से ज्यादा बेनिफिशियल यूपीएस है, तो आप एनपीएस से यूपीएस में आ सकते हैं। यह प्रावधान किया गया है। अब है कि एनपीएस के अंतर्गत सरकार का योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5 करने का फैसला लिया गया। अभी जो वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत जो भी कर्मचारी हैं, उनका हम लोग क्या जानते हैं, बेसिक और डीए का 10% कर्मचारी का अंशदान होता है और सरकार का 14% होता है। उसे बढ़ा करके 18.5 करने का निर्णय लिया गया है। और यह भी है कि जो लोग एनपीएस में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, जो यूपीएस में अपना कन्वर्ट होना चाहते हैं वो उसको भी ले सकते हैं। अब डीआर और डीए का भी लाभ मिलेगा। पहले डीए, अब उसको डीआर कहते हैं, डियरनेस रिलीफ। ये था डीए, डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता की बात कर रही है। जो डीए कहलाता था वो अब डीआर कहलाएगा। इसके बाद उस पर तो हम लोग चर्चा किए थे कि डीए और बेसिक वो मिलेगा।
हर 3 वर्ष पर समीक्षोपरांत सरकार अपना योगदान पर निर्णय लेगी, लेकिन कर्मचारियों का योगदान यथावत रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो कर्मचारी का 10% अंशदान था वो बढ़ाया नहीं जाएगा। सरकार अपने हिसाब से जिस तरह से महंगाई भत्ता वगैरह बढ़ता है, उस आधार पर देश की क्या अर्थव्यवस्था की स्थिति है, उसके आधार पर हर 3 वर्ष पर सरकार समीक्षा करेगी और समीक्षा करने के बाद ये जो योगदान सरकार का है 18.5 वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। 18.5 से नीचे नहीं होगा, जब भी उससे बढ़ेगा ऊपर होगा। इसके बाद है कि रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त राशि भुगतान का भी प्रावधान है यूपीएस में। अब है कि यूपीएस से 30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। आगे है कि अगर राज्य सरकारें यूपीएस को लागू करती है, अगर राज्य सरकारें यूपीएस को लागू करती है तो कुल 90 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। यानी 30 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख जो है वो राज्य सरकार का कर्मचारी, यानी कुल 90 लाख कर्मचारी को इसका डायरेक्ट फायदा होगा। अब है यूपीएस स्कीम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो सरकारें, राज्य सरकारें चाहती है वो यूपीएस को लागू कर सकती है। अब एक सवाल है कि क्या बिहार के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक को यूपीएस का फायदा मिल सकता है? तो अगर बिहार सरकार जो अभी अपने कर्मचारियों को, राज्य कर्मचारियों को, राज्यकर्मी का दर्जा जिनको मिला हुआ है, उनको एनपीएस का लाभ दे रही है, अगर राज्य सरकार एनपीएस के जगह यूपीएस स्कीम को लागू करती है तो उस परिस्थिति में विशिष्ट शिक्षक को भी यूपीएस का फायदा मिल सकता है। क्योंकि जैसे ही नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे वो राज्यकर्मी कहलाएंगे और राज्यकर्मी को दी जाने वाली सभी सुविधाएं विशिष्ट शिक्षक को भी दी जाएगी। जो लोग चैनल पर नए हैं वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।